Hello students, myself Vinod Lobo. Welcome to our channel Adaptive Learning. So today we are going to study the first topic of history, that is the rise of nationalism in Europe. So when we are studying the topic rise of nationalism, what do you mean by the word nationalism? Nationalism शब्द का मतलब क्या होता है? Nationalism शब्द का मतलब ये होता है कि लव और प्राइड अपने नेशन के लिए वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, और ये जो फीलिंग है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, एक चेंज लेके आता है। और यही चेंज यूरोपियंस ने फील किया था, यूरोपियंस लेके आए थे जब उनको उनका इतिहास मालूम पड़ा था। तो देखते हैं ये शब्द का मतलब बराबर से नेशनलिज्म मतलब क्या होता है। दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर वंस ओन नेशन स्टेट। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेशन स्टेट। वाई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड नेशन स्टेट? वाई? बिकॉज यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, और जिसके अंदर छोटे छोटे नेशंस है। तो ये छोटे छोटे जो नेशंस है वो एक कंट्री बनती है, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आता है? लव और प्राइड की फीलिंग। लव और प्राइड की क्या आती है? भावनाएं आती है कि अपने देश से वो कितना प्यार करते हैं। और ये जो फीलिंग्स है वो कैसे जनरेट होती है सिटीजन्स के अंदर? वो सिटीजन्स शेयर करते हैं, नागरिक क्या शेयर करते हैं? सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। मतलब वो नागरिक क्या शेयर कर रहे हैं? उनकी आइडेंटिटी कॉमन है। किस में कॉमन है? उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है वो एक है, उनका जो कल्चर है वो एक है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो रीति रिवाज, उनकी जो ट्रेडिशन है। ओके, और इसी के लिए उसको क्या बोला गया है? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नेशन स्टेट। अगर हम लोग पीछे जाके थोड़ा देखेंगे तो हमने पहले पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे, तो इंडिया कहाँ पे है? एशिया में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम इंडियंस का जो फीलिंग था इंडिया को लेके था। ओके, इंडिया को क्या लेके था? क्योंकि इंडिया कंट्री है, हमारा देश है, और हमारे देश में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं। किसके टर्म्स में? हमारे नेता लोग, हमारे जो पुराने जो लीडर्स हैं, हमारे जो ग्रेट वॉरियर्स हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा लैंग्वेज, ये सब। ओके, ये सब हमको क्या करता है? हमको बहुत लव और गर्व महसूस कराता है कि हमारा इतिहास में भी क्या है? हमारा इतिहास भी एकदम एकदम यूनिक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल जो पेंटिंग बनाई गई है, और जो पेंटिंग्स फेडरिक सोरियो ने बनाई है 1848 में। एंड इन दिस पेंटिंग फेडरिक सोरियो ने व्हाट ही हैज़ डिपिक्टेड, उन्होंने क्या बताया है? फेडरिक सोरियो क्या बता रहे हैं कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, और उनका जो एक ड्रीम है, ओके, वो ड्रीम क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक। लेकिन पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक का होना क्या पॉसिबल है? इसी के लिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेडरिक सोरियोस क्या है? इथोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड एज डिपिक्टेड इन 1848 पेंटिंग। अभी 1848 में जो पेंटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने ऐसा डिपिक्ट कराया, ऐसा महसूस, ऐसा उनका विजन है कि ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है कि उनका जो उथोपियन विजन है। अभी उथोपियन विजन का अगर हम लोग मतलब लेते हैं तो विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल। मतलब सो आइडियल बोलेंगे तो क्या मैं बोलूँगा? राम राज्य अभी होना चाहिए। क्या ये राम राज्य पॉसिबल है? नहीं, राम राज्य पॉसिबल नहीं है। इट्स अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये कभी एग्जिस्ट हो नहीं सकता। वैसे ही जब फेडरिक सोरियो ने भी जब ये पेंटिंग में डिपिक्ट कराया है तो उन्होंने बताया है इस पेंटिंग के द्वारा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो हम लोग पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का, तो बराबर देखना। इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन डिस्क्राइब करके कि डिस्क्राइब फेडरिक सोरियोस इथोपियन विजन। ओके, तो देखते हैं क्या है। फेडरिक सोरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट ऑफ 1848 हु विजुअलाइज्ड। 1848 का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था वो, और उन्होंने क्या विजुअलाइज किया? उन्होंने ये विजुअलाइज किया कि ये वर्ल्ड जो है मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो ये वर्ल्ड जो है वो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सोशल रिपब्लिक, एंड पुट हिज ड्रीम डाउन इन अ सीरीज ऑफ 4 पॉइंट्स। और उन्होंने अपना जो ये ड्रीम है इसको 4 प्रिंट्स के अंदर प्रस्तुत किया है। उसको पेंटिंग के द्वारा उन्होंने ये ड्रीम को अपना क्या किया है? हमारे सामने इस पेंटिंग के द्वारा सामने लेके आए हैं। देखते हैं क्या है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट प्रिंट, अभी जो पहला प्रिंट ऑफ द सीरीज है
ये क्या बताता है? ये बताता है लोगों को, तुमको लोग दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन रखना, जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो तुम्हारे को अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोग देख रहे हैं इस पेंटिंग के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ओके, क्या बता रहा है इसके अंदर? मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, तो आदमी और औरतें ऑफ ऑल एजेस और हर एक क्लास का, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जो हर एक क्लास को बिलोंग होते हैं आदमी और औरतें, वो क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। ओके, और वो मार्चिंग कहाँ कर रहे हैं? मार्च मतलब जा रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज, और लंबी कतार बना के जा रहे हैं वहाँ पे, और क्या कर रहे हैं? एक होमेज, होमेज बोलेंगे तो रिस्पेक्ट, ओके, रिस्पेक्ट दे रहे हैं टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास। और तुमको, और आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? आप लोगों को एक वाइट कलर का स्टैचू जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर पोर्ट्रे किया है, और सब उसके सामने से जाके क्या कर रहे हैं? उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब जब वो वहाँ से जा रहे हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्टिस्ट एट दैट टाइम। और उस समय के जो आर्टिस्ट हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं उस समय के? जब आर्टिस्ट, कौन सा समय? फ्रेंच रेवोल्यूशन, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड लिबर्टी। और आर्टिस्ट उस समय के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस जो स्टैचू को, ये लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक माना है एज अ फीमेल फिगर, और उसको एक फीमेल फिगर, ओके, के रूप में लेके आए हैं। और उसके अंदर क्या बताया है? उस स्टैचू में, उस स्टैचू को क्या किया है? उसके हाथों में हेल्ड द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट नॉलेज, ओके। तो एक हाथ में बताया है कि एक टॉर्च है जो उन्होंने पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ में क्या है? ऑन द अदर हैंड अ चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और चार्टर एक जो संविधानिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक राइट्स है, वो एक इंसान को मिलना चाहिए, वो एक नागरिक को मिलना चाहिए, ये उस पिक्चर के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। ओके, वापस से पढ़ते हैं क्या क्या किया है। उसके साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फीमेल फिगर बताया है, जिनके हाथों में, एक हाथ के अंदर क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट बोलेंगे तो नॉलेज, क्या है? टॉर्च ऑफ नॉलेज, जिसको हम लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और अदर हैंड में क्या है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट डिपिक्टेड। अब ये और आर्टिस्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है उस समय के? वो डिपिक्ट कर रहे हैं ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड बोलेंगे तो ऑन द फोरग्राउंड, जो नीचे, जो स्टैचू के जो नीचे है, वहाँ पे शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स। शैटर्ड, शैटर्ड मतलब बिखरे हुए रिमेन्स है। और रिमेन्स मतलब जो क्राउन है, जो राजा के समय जो बिखरे हुए, जो तोड़ फोड़ के लोगों ने फेंक दिया है, वो तंग आ गए हैं। किससे तंग आ गए? टू द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, एब्सोल्यूट कंट्रोल जिसके हाथ में था, इंस्टीट्यूट बोलेंगे तो जो रूल कर रहे थे उनको, उन्होंने क्या किया है? उन जो डायनेसिटीज़ है उस समय, जो डायनेसिटी, जो एम्पायर्स होते थे, ओके, जो एम्पायर्स होते थे, जो उनको बहुत दुख पहुंचाया था, उनको उन्होंने क्या किया है? उनको उन्होंने तोड़ फोड़ के नीचे फेंक दिया है। इसी के लिए उसको बोला है ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड। ओके, द शैटर्ड रिमेन्स, जो तुमको एक वो पिक्चर में दिखाई देंगे। यहाँ पे जो पिक्चर है उसके अंदर देखो, यहाँ पे तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर के अंदर ये शैटर्ड जो रिमेन्स है वो दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को ये पिक्चर के अंदर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इन सोर्यूस उथोपियन, दैट इज आइडियलिस्टिक विजन, उनके विजन में द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। अभी उसके विजन में लोगों को क्या किया है? ग्रुप किया है अलग अलग नेशंस में। अलग अलग यूरोपियन के जो नेशंस है, अलग अलग नेशंस आए थे, और उनको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? अपने हाथों में आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और अलग अलग उन्होंने क्या पहना है? नेशनल फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। ओके, नाउ नाउ लीडिंग द प्रोसेशन। ओके, प्रोसेशन इज व्हाट? प्रोसेशन का मतलब क्या है? रैली। ओके, जो लीड कर रहा है, प्रोसेशन चल रहा है लाइन में,
वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ पे तुमको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगा, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से ओके जो ये जो बहुत बड़ी रैली जो जा रही है वो कहाँ है और कौन सी कंट्रीज़ है, और वो कंट्रीज़ का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड विच व ऑलरेडी नेशन स्टेट्स एट दैट टाइम, और उस समय वो ऑलरेडी क्या थे, नेशन स्टेट्स थे। ओके तो जो ये जो लीडिंग द प्रोसेशन को जो लीड कर रहे हैं, वहाँ पे तुमको दूर वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी तुमको कौन दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, पिक्चर देखिए अपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, और वहाँ पे दिखाई देगा तुम्हारे को कौन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, ये याद रखना है तुम्हारे को। ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रांस विद इट्स रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग हैड जस्ट रीच द स्टैचू, और बताया गया है कि फ्रांस जो अपना एक जो क्रांतिकारी ध्वज है, जो रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग है, उसका जो झंडा है, उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है, स्टैचू के पास पहुंचा है। ओके फ्रेंच वॉज फॉलोड, अभी फ्रेंच को कौन फॉलो कर रहे हैं, फ्रेंच वॉज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग, और फ्रेंच के साथ में फ्रेंच को कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी, पीछे पीछे कौन है, जर्मनी, जिसके हाथों में क्या है, ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग। ओके अभी सॉरियो क्या कर रहा है, सॉरियो क्रिएटेड दिस इमेज एट द टाइम व्हेन जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट, और सॉरियो ने क्या किया था, क्रिएट किया था ये इमेज को, और वो इमेज को जब क्रिएट किया था, जब अभी तक जब तक जर्मन क्या हुआ था, उनको अभी तक जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट, वो यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट नहीं हुए थे, जर्मनी वॉज नॉट यूनाइटेड नेशन, उसके पहले उन्होंने वो पिक्चर डिपिक्ट किया था, विजन में लेके आया था अपने। द फ्लैग विच द जर्मन्स कैरिड वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, और जो झंडा जो जर्मन कैरी कर रहे थे वो एक उम्मीद था, वो एक उम्मीद किसका था, लिबर्टी का, लिबर्टी का एक प्रतीक था, और वो होप्स था 1848 टू यूनाइट जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, और जर्मन स्पीकिंग जो भी प्रोविंसेस थे उसको यूनाइट करना, एक छत्र छाया में लेके आना अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एक स्वतंत्र क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और मैनी अदर पीपल फॉलोड विच बिलोंग टू ऑस्ट्रिया, और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे कंट्रीज़ के, बहुत सारे नेशंस के, और भी लोग थे जो किसको बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया, इटाली, किंगडम ऑफ सेसल्स, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया। तो ये सब के सब क्या कर रहे थे, ये सब पीपल भी फॉलो कर रहे थे, और इनके नाम दिए गए क्योंकि ये सब लास्ट में थे इसके लिए। अभी और क्या देखने को मिलता है पिक्चर के अंदर हमको, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज्ड अपॉन द सीन, और जो क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स है, वो एंजल्स क्या कर रहे थे, गेज्ड कर रहे थे, गेज मतलब टू लुक स्टडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टडीली मतलब एकदम भौचक्के होके देखते रहते हैं ना, वैसे ऐसे देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे, हेवन से, आसमान से, और आसमान से क्या कर रहे थे, एकदम एक टक नज़र से क्या कर रहे थे, नीचे क्या हो रहा है उसको देख रहे थे, ऐसा उस पिक्चर में बताया गया है, ऐसा उसके अंदर पोर्ट्रे किया गया है। द आर्टिस्ट हैव यूज्ड दिस टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, और आर्टिस्ट ने क्या किया है, इसको सिंबलाइज किया है, और क्या सिंबलाइज किया है कि अ ग्रुप, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम वर्क ऑफ इंटरेस्ट, और ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, उनका पर्पस क्या है, एक ही काम है, और इसके लिए वो एक साथ एकजुट होकर आए हैं अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप। अभी क्या फीलिंग इमर्ज हुई, क्या फीलिंग इमर्ज हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग जो इमर्ज हुई यूरोप के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है, इसके अंदर पैराग्राफ वाइज में हमने क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि तुमको पढ़ने को थोड़ा इजी रहेगा, और नोट्स तुम लोग डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। ओके सो फर्स्ट पॉइंट उसका है कि फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज, नेशनलिज्म मतलब वापस से वही वर्ड को वापस से दोहरा रहा हूँ मैं, लव एंड प्राइड। ओके जो इमर्ज हुई, जो इमर्ज मतलब इमर्ज कहाँ से होती है, मन से जो अंदर से जो निकलती है, और वो थी कहाँ, इमर्ज्ड इन यूरोप, तो यूरोप में इमर्ज हुई वो। ओके तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड विच ब्रॉट, तो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, बाहर आई, और वो जब बाहर आई तो क्या लेके आई, वो बहुत सारे परिवर्तन लेके आई। इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन यूरोप, बोथ पॉलिटिकल एंड मेंटल,
पॉलिटिकल भी लेके आई और मेंटल भी चेंजेस लेके आई. ओके, सेकेंड पॉइंट, द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वर द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स. अब इसका एंड रिजल्ट क्या था? चेंजेस तो आए, लेकिन परिवर्तन आया, लेकिन अभी क्या आया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट. अभी इमरजेंसी हो गई थी कि क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट्स बनने चाहिए इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. अभी मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स है. मल्टी डायनेस्टिक मतलब बहुत सारे, एक राजा की बहुत सारी डायनेस्टी है, बहुत बड़ा वास्ट किंगडम है. अभी इतना बड़ा वास्ट किंगडम को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब ये चेंजेस, जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, तो उसका जो रिजल्ट था, अभी उसके जगह क्या आ गया? उसकी जगह इमर्ज हो गए छोटे छोटे नेशन स्टेट्स. कहाँ पे? यूरोप में. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म स्टार्टेड विद बोथ रूलर्स एंड सिटीजन. अभी जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट और एंड नेशनलिज्म स्टार्टेड विद बोथ, वो दोनों जगह से स्टार्ट हो गया. रूलर्स में भी स्टार्ट हो गया और सिटीजन्स में भी स्टार्ट हो गया. और दे जॉइंट हैंड्स एंड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. और उन्होंने क्या किया? जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, ओके, तो उन दोनों ने क्या किए? आपस में हाथ मिला दिया. एंड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री. और अपनी जो इतिहास है, अपना जो इतिहास है वो कॉमन है, तो उन्होंने अपना कॉमननेस शेयर करने एक दूसरे के साथ किया. ओके, okay students, now let's study about differences between the concept of modern state and a nation state. So we are covering each and everything from your textbook, nothing we are leaving it. So here we are going to study. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस है एक मॉडर्न स्टेट के अंदर और नेशन स्टेट के अंदर. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड अ नेशन स्टेट. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट क्या है? इट इज़ अ स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवियन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. अभी हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि एक ऐसे स्टेट में सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रल पावर मतलब एक आदमी के, एक राजा के हाथ पे पूरा पावर रहता है. और एक्सरसाइज सोवियन बोलेंगे तो मोनार्च, अ किंग, क्वीन, जो एक सुप्रीम क्या है? रूलर है, और उसके पास सुप्रीम पावर है, उसके पास पूरा की पूरा पावर है. क्या? वो अथॉरिटी है और वो जो चाहे वो मन में वो कर सकता है. तो दैट पर्टिकुलर पावर इज हैविंग अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. और उसकी एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी रहती है किसके अंदर? मॉडर्न स्टेट के अंदर. और मॉडर्न स्टेट में क्या देखने को मिलता है? सेकंड पॉइंट है मॉडर्न स्टेट का. मॉडर्न स्टेट्स व मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स. अभी मॉडर्न स्टेट क्या थे? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक. बहुत उनके पास में कंट्रोल में बहुत ज़्यादा नेशंस थे, नेशंस के अंदर नेशंस भरे हुए थे. इसके लिए क्या बोला है? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक. मतलब अगर तुम बात करोगे तो अगर फ्रेंच डायनेस्टी की, तो तुम्हारे को होगा बबन डायनेस्टी. बबन डायनेस्टी के बारे में सुना है तुमने, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, दूसरे एग्जाम्पल्स दिए, किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी. तो ये क्या थे? तुम्हारे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे. ओके, किसके अंदर? मॉडर्न स्टेट के अंदर. वेरएज अगर हम लोग नेशन स्टेट देखते हैं तो नेशन स्टेट क्या थे? अभी नेशन स्टेट है, वो नेशन स्टेट में बताया है कि वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, ओके, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ जो मेजॉरिटी होता है, जो ज़्यादा, ओके, उसके जो सिटीजन्स होते हैं, एंड इट्स रूलर्स कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. जो मॉडर्न स्टेट में होता नहीं है. यहाँ पे वो एक डेवलप करते हैं सेंस ऑफ कॉमन, मतलब जो राजा है वो और जो प्रजा है वो डेवलप करते हैं सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. मतलब हमारे अंदर समानता क्या है, कॉमन आइडेंटिटी क्या है, और वो शेयर करते हैं अपना इतिहास बोलेंगे तो कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द पास्ट. मतलब हमारे जो हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था. और वो डिसेंट, मतलब डिसेंट बोलेंगे तो अ पर्सन्स फैमिलीज ओरिजिन. और हमारा जो पूर्वजों के जो ओरिजिन था, हम लोग इसी को ही बिलोंग करते हैं. तो ऑटोमेटिकली नेशन स्टेट के अंदर ये सब फीलिंग आ जाता है. ओके, नेशन स्टेट का सेकंड पॉइंट क्या है? नेशन स्टेट्स केम इनटू बीइंग थ्रू डाइवर्स प्रोसेस. और नेशन स्टेट्स जब आए तो उनका क्या प्रोसेस था? डाइवर्स बोलेंगे तो अलग अलग प्रोसेस से आए, और बहुत तकलीफ़ें सहन की उन लोगों ने इन 19th सेंचुरी. ओके, एन एग्जाम्पल के तौर पे तुमने देखा, ओके, जो हमने पहले पढ़ा है पहले के लेसन में, वो थे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यूरोप के अंदर ही, जर्मनी और इटाली. ओके, सो दीज नेशन स्टेट्स केम इनटू बीइंग, और ये एग्जिस्ट हुए, ये आए, और ये आए कैसे? थ्रू डाइवर्स प्रोसेसेस. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं.
अभी हम लोग देखते हैं हमारे को जो टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा जो कॉलम दिया गया है उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, सीबीएसई की पढ़ाई जो बुक है उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके एक एक लाइन को और उसके जो मीनिंग्स को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग अपने शब्दों में, हमारे ओन वर्ड्स के अंदर हम लोग आंसर्स लिख सकते हैं। वी कैन राइट, इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश and you are going through each and every point properly, then whatever question, any question can be asked in history. So you should be ready, you should be prepared to answer. Okay, accordingly, if you know, if you have studied the concepts clearly, अगर आप लोगों ने concepts clearly study किया तो तुम कोई भी आंसर लिख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। अर्नेस्ट रेनन, अभी अर्नेस्ट रेनन देखते हैं। अर्नेस्ट रेनन जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर है, एंड व्हाट ही इज डिफाइनिंग, ही इज टेलिंग व्हाट इज अ नेशन। अभी व्हाट इज अ नेशन वो जब बता रहे हैं कि नेशन क्या है, उन्होंने बताया है, और वो क्या कर रहे हैं कि फ्रेंच फिलोसोफर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन इन 1882, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन स्टेट। और वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नेशन स्टेट कैसे बनता है। ओके, अभी नेशन स्टेट कैसे बनता है देखते हैं, वो क्या बताते हैं। अ नेशन स्टेट इज अ कल्मिनेशन। अभी अ नेशन स्टेट इज अ कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मीनिंग लिखो, फाइनल रिजल्ट। कल्मिनेशन का मतलब क्या है, फाइनल रिजल्ट। नेशन एक फाइनल रिजल्ट है किसका, ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवियर्स, ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवियर्स। एंड एंडेवियर्स का मतलब है एन अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग। एंडेवियर्स का मतलब क्या है, एन अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग। तो मतलब क्या हो गया, a nation is a culmination, is a final result, okay, of long past, and which is endeavors an attempt to achieve something। और अचीव कैसे करेंगे, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जिंदगी में तुमको कुछ अचीव करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वैसे ही नेशन ने भी बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, और बहुत डिवोशन है। डिवोशन पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से जो भी काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक अच्छा नेशन बन के सामने आएगा। तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा इंसान कब बन के सामने आता है, जब उसके अंदर भी सबका बहुत सेक्रीफाइस होता है, बहुत डिवोशन होता है उसके अंदर, तभी तुम एक अच्छे इंसान बनते हो। ओके, नेशनल आइडिया इज बेस्ड ऑन हेरोइक पास्ट। और नेशनल आइडिया कैसे बनती है, वो बेस्ड होती है किसके अंदर, हमारा जो हेरोइक पास्ट है, जो हमारे हीरोज़ है। ओके, ग्रेट मैन ग्लोरी। जैसे कि अगर इंडिया में बात करेंगे तो शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, ये जो ग्रेट ग्रेट पीपल है, तो ये हमारा इतिहास हमको जो बांध के रखता है, जो एक आइडिया देता है कि हमारे नेशन के, हमारे भारत के अंदर भी इतने बड़े बड़े ग्रेट लोग थे। तो वो हमको क्या देता है, हमारा हेरोइक पास्ट बताता है। तो वैसे ही एक नेशन बनने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक आधार होना चाहिए। आधार किसका, एक हेरोइक पास्ट और ग्रेट मैन। और ग्रेट मैन ने, और उसका ग्लोरी क्या है, उसका ग्लोरी, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ये है एन अर्नेस्ट रेनिन ने बोला है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट। अभी क्या बोलते हैं वो, कि कॉमन ग्लोरीज पास्ट में भी होनी चाहिए, कॉमन विल होना चाहिए किसमें, प्रेजेंट में, कि मैं कर सकता हूँ ग्लोरीज जो कर चुका हूँ। ओके, कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, जो हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, जो ग्रेट फाइटर्स थे, जो उन्होंने किया, और यूरोप के अंदर जो लोगों ने किया, आर्टिस्ट लोगों ने किया, ग्रेट आर्टिस्ट लोगों ने, बाद में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आए और बहुत सारे मतलब राजा महाराजा आए उस समय यूरोप के अंदर भी। तो कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स। और ग्रेट डीड्स, बहुत बड़े बड़े जो काम उन लोगों ने किए, टुगेदर टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। और वो विश कर रहे हैं कि हम लोग और भी स्टिल परफॉर्म करें, मोर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ बीइंग ऑफ पीपल। ओके, और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, और भी वो और भी अच्छा करे। ओके, अभी और क्या बताते हैं वो, अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। क्या बोलते हैं कि नेशन क्या है, लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या है, यूनिटी, एकता। नेशन क्या है, ये लोगों की एकता है, और उसका एग्जिस्टेंस किस में है, डेली प्लेबिसाइट। अब प्लेबिसाइट का मीनिंग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वहाँ पे, और नहीं तो तुम देख लो प्लेबिसाइट का मतलब क्या है। प्लेबिसाइट इज व्हाट, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल, इट्स अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल people of a region are asked to accept or reject
डायरेक्ट वोटिंग होता है उसके अंदर, या तो फिर एक्सेप्ट करो या तो फिर उसको रिजेक्ट कर दो। कोई भी प्रपोजल अगर आता है तो उसको एक्सेप्ट करो या उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो दैट इज अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। ओके, सॉलिडारिटी मतलब क्या है, यूनिटी। और उसका एग्जिस्टेंस, और वो एग्जिस्ट कब कर सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है लोगों के ओपिनियन पे, आइदर यू एक्सेप्ट और यू रिजेक्ट। ओके, इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहैबिटेंट। और अगर किसी को हक है, अगर किसी को राइट देंगे तो किसको कंसल्ट करना है, जो वहाँ का रेजिडेंट है। इनहैबिटेंट मतलब जो वहाँ का रहने वाला है, जो वहाँ का रहने वाला है उसको पूछना बहुत ज़रूरी है। ओके, अ नेशन, अभी अर्नेस्ट लेनिन और क्या कहते हैं, अर्नेस्ट लेनिन टेल्स दैट अ नेशन नेवर हैज़ अ रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग। एनेक्सिंग मतलब कब्जा करना, कैप्चर करना, ज़बरदस्ती किसी की जहागीर को लेना। ओके, नेशन का इंटरेस्ट नहीं है नेशन स्टेट के अंदर। वो बताते हैं कि नेशन नेवर हैज़ अ रियल इंटरेस्ट, उसका कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी की भी टेरिटरी को ज़बरदस्ती कब्जा करूं या उसको होल्ड करूं। और होल्डिंग टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, और कंट्री के विल के अगेंस्ट में जाना नहीं है। ओके, कंट्री के विल के अगेंस्ट में कभी जाना नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं, अर्नेस्ट लेनिन कहते हैं। ओके, अभी और क्या कहते हैं वो, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज अ गारंटी। और एक नेशन एग्जिस्ट हो रहा है, ओके, वो क्या गारंटी हो रहा है, वो गारंटी कराता है लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। अगर दुनिया में एक लॉ है और एक मास्टर है तो क्या होगा, ये गारंटी कराता है कि लिबर्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी के लिए कभी भी ओके, डेमोक्रेसी के अंदर और सोशल रिपब्लिक के अंदर कभी भी वन लॉ एंड वन मास्टर नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ, अगर वन लॉ और वन मास्टर आया तो क्या हो जाएगा, वापस से उधर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, गारंटी नहीं रहेगी, लिबर्टी नहीं होगी, लिबर्टी की कोई गारंटी नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो भी मॉडर्न नेशन में आ जाएगा। ओके, तो आई फील दैट अभी आपने जो ये टॉपिक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने किया, आप उसको अच्छी तरह पढ़ो ताकि तुमको जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुमको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या है। और अपने व्यूज़ ज़रूर भेजना ताकि हम इम्प्रूव कर सके। जो भी हमने छोड़ा तो नहीं है, कुछ भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डिलीट नहीं किया है, हर एक चीज़ बताया है। और कोई भी मीनिंग और नहीं आएगा तो ज़रूर पूछना। ओके।